हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th की अम्ल क्षार लवण के साइंस चैप्टर का 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रश्न उसके जो रह गए थे उनके क्या आंसर हैं, ठीक है, और उन्हें समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे समझिए क्या कह रहा है। पीतल है, ठीक है ना, एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो पीतल होता है ये एक धातु है, ठीक है, और तांबा भी एक धातु है। तो ये पीतल और जो तांबा होता है ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अक्रियशील होता है एक तरीके से। तो जब इनका हम लोग अम्लों के साथ, जैसे जो चीज़ें खट्टी होती हैं उसमें अम्ल होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो जब अम्लों के साथ इनका रिएक्शन होता है तो ये विषैला पदार्थ बनाने लगते हैं, मतलब ये उस भोजन को या जो भी चीज़ें होती हैं उसको विषाक्त कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे सामान को कभी नहीं रखना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, भोजन जो भी होगा वो विषाक्त हो जाएगा, मतलब वो विषैला हो जाएगा, ठीक है, जहरीला हो जाएगा जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। ये हमने कल बताया था आपको एग्जाम्पल दे करके, लेकिन हम आज क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो धातु थी फेरस हमने लिया था और HCl, ठीक है, धातु के साथ अम्लों की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण, और कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। आपको ये ध्यान देना है कि धातु के साथ अगर अम्लों की अभिक्रिया होगी तो आपका लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से यहाँ पर लिखा है, यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है में से एक क्या होगा, यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया है कि अगर जो अभिक्रियाएँ होंगी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो भी यौगिक होगा उसके साथ अगर अभिक्रियाएँ कराएंगे तो आपका एक कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और आपको बताना कि वो कौन सा यौगिक है जिसके साथ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनने वाला है। तो वो भी हमने कल डिस्कस कर दिया था और यहाँ पर उसका आंसर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ, ठीक है, और भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, यही OA है, ठीक है, इसे हम लोग A बोलेंगे, ये, ठीक है, यही वो यौगिक है जिसमें हम लोग HCl से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बन रहा है, ठीक है, जिसे कैल्शियम क्लोराइड को लवण बोलते हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि जब भी हम लोग, जैसे वो वहाँ पर लिखा था कि कौन सी धातु होगी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट धातु है जिसके साथ हम लोग HCl से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। चलते हैं, तब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले दिन हम लोगों ने देखा था कि क्या आप जानते हैं तक यहाँ हम समझाए थे, तो इसे हम अच्छे से समझा देते हैं आज, ठीक है।
लिखा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्षारक होते हैं सबको आप जल में नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि साबुन की तरह लगते हैं और इनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। तथा प्रकृति संक्षारक होती है। प्रकृति संक्षारक का मतलब ये चीज़ों को खराब कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। इस बात को भी विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। और 2.1 में कौन सा क्षारक क्षार है ये आपको बताना है, तो अभी देखेंगे 2.1 में। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं इसके। एक बात और है कि जितने भी, मतलब मैं लिख के बता देता हूँ आपको, समझ लीजिए, यहाँ से लिख के बताते हैं। जितने भी ये क्षारक होते हैं सभी क्षारक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। सभी क्षारक क्षार होते हैं। अभी आपने देखा कि क्षारक में अगर हम लोग जल मिलाएंगे तभी क्षार बनेगा, ठीक है। लेकिन सभी क्षार जो होता है, ये सभी क्षार जो है ये क्षारक नहीं होते हैं। इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार होते हैं, क्योंकि क्षारक में अगर हम लोग जल मिलाएंगे तभी क्षार बनने वाला है, और जल नहीं मिलेगा तो क्षार नहीं बनेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल, ठीक है, H+ आयन तथा सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते। तो ये हमने कल बातें की थी कि जितनी भी मतलब अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और जितने क्षारक होते हैं OH- आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या थी कि अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो जो अभिक्रिया होती थी उसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। उसमें लवण और क्या बनता था? जल बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब इसमें क्या है कि कोई सा यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कुछ हाइड्रोजन है, ये कुछ अलग अलग से यौगिक हैं, उसका OH हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया गया है, तो इस तरीके से कुछ यौगिक बने हुए हैं, तो उन्हें हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं। आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। कह रहे हैं कि अम्ल या क्षारक में अगर हम लोग जल मिलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब वे अभिक्रियाएँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ताप उत्पन्न हो, या ऊष्मा कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती हो। तो जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, जो जल में अगर हम लोग अम्ल या क्षारक को घोला जाए तो बहुत ही अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। बहुत ज़्यादा उसमें से ऊष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय, ध्यान दीजिएगा यहाँ इस लाइन को, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। तो एक बात आप सुने होंगे कि
कभी भी हम लोग जो है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, कभी भी मान लीजिए ये है आपका जल, इसमें रखा गया है और इसमें रखा गया आपका अम्ल, ठीक है। अब इस अम्ल को आप जल में धीरे धीरे करके डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी आप जल को अम्ल के अंदर नहीं डालेंगे, इसके अंदर, ठीक है, नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जल ज़्यादा चला गया अम्ल के अंदर या आपसे अनकंट्रोल किसी वजह से उसमें अंदर ज़्यादा गिर गया या कुछ गड़बड़ी हो गई, तो भाई आपको क्या होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा, मतलब ऊपर की तरफ फेंकेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलेगा ऊपर की तरफ वो, और आपको जला सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सावधान किया जाता है कि जब भी आप क्या करिए, अम्ल और जल और अम्लों का जब रिएक्शन कराइए तो आपको अम्ल को जल के अंदर धीरे धीरे डालना है, ना कि जल को अम्ल के अंदर, ठीक है। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, यहाँ पर धीरे धीरे आपको क्या करना है कि उसको हिलाते हुए उसमें जल में आपको उसको मिलाना है, किसको? अम्ल को। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। देखिए बता रहे हैं ना, आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, बहुत तेज़ी से वो मतलब प्रफुल्लित हो जाता है, ऊपर की तरफ आकर के बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। देख रहे हैं ना कि ताप अगर अधिक हो जाएगा तो कांच का जो बर्तन होगा वो भी टूट जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी डिब्बा, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का डिब्बा होता है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बोतल पर चेतावनी के चिन्ह प्रदर्शित किए रहते हैं, वो 2.5 में दिखाया गया था, उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे यहाँ देख सकते हैं, ये चिन्ह जो है आपके प्रदर्शित किए हुए होते हैं कि ऐसा कार्य आपको करना है। हाथ पर आपको नहीं, सॉरी, ऐसा कार्य नहीं करना है, हाथ पर आपको अम्लों को नहीं गिराना, नहीं तो आपके हाथ को वो क्या कर देगा, उसमें कट सकता है आपका हाथ भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। देखिए यहाँ तक बातें हो गई, तो आपने प्रतीक भी देख लिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जब भी आप अम्ल में जल को मिलाएंगे तो भाई धीरे धीरे वो क्या होता चला जाएगा, हल्का ही ना होगा, ठीक है। अम्लों के अंदर जैसे ये अम्ल है, जैसे जल है, जल है। अब जल के पहले अम्ल सांद्र था, तो जल में अगर उस अम्ल को डालेंगे तो हल्का ही वो अम्ल होता चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता बहुत धीरे धीरे कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल या क्षारक क्या हो जाते हैं? तनुकृत हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हें हम लोग कल देखेंगे और इसके आगे चलते हैं, क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो अब हम समझेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी कौन सा मतलब विलयन बहुत ज़्यादा प्रबल है और कौन सा बहुत ही क्षारीय है। तो उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे पता करें कि कोई अम्ल कितना ज़्यादा प्रबल है या कोई क्षारक कितना ज़्यादा प्रबल है। तो उसके लिए सूचक का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आप इतना तो आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय, उसके लिए कि अम्लीय या क्षारीय उसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सूचक
यानी लिटमस पेपर का आप क्या कर सकते हैं, यूज करके पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या ये पदार्थ क्या है, क्षारीय है। इतना आप पता कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने H+ आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। तो मतलब कब आप इनका तनुकरण कब होगा, कब इनकी सांद्रता कम होगी, कैसे सांद्रता कम होगी, इसके बारे में हमने अभी बताया कि अगर धीरे धीरे पानी उसमें मिलाते पानी में अगर उसको धीरे धीरे मिलाते जाएं अम्ल को, तो अम्ल क्या होता जाएगा, अम्ल का तनुकरण होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमने पहले ही बता रखा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा कि अब अगर आयनों की संख्या आपको जानना है, यानी हाइड्रोजन आयन कितने हैं विलयन में या हाइड्रोक्साइड आयन विलयन में कितने हैं, तो उसकी संख्या आप जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? तो जान सकते हैं, पीएच के थ्रू हम लोग उसको जान सकते हैं। फार्मूले होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। जैसे कि अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? ये पूछ रहा है कि क्या हम लोग जान सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? ये भी जान सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक एक ऐसा सूचक है जिसमें मतलब एक ही सूचक से हम लोग बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, अम्लीय है या क्षारीय है, ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन है उसको कई रंगों में प्रदर्शित किया जाता है। अभी उसका मैं दिखाऊंगा चार्ट, तो आपको समझ में आएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। देख रहे हैं ना, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कि हाइड्रोजन आयन की कितना सांद्र है, तो उसको पता करने के लिए आप क्या यूज करते हैं हम लोग, पीएच स्केल, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, उसको उससे से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। इस पीएच में पी सूचक है जिसे पुशांस, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। पीएच में पी क्या है, शक्ति है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बात और आपको यही समझ लेना है कि अगर किसी भी विलयन का पीएच 7 से कम है, ठीक है, अब जब हम लोग पीएच अभी मेजर करेंगे तो उससे पहले ही मैं बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 के बाद 8 9 10 11 12 14, छोटा छोटा लिख के मैं समझा देता हूँ। 7 ये मिड में रहेगा। अगर किसी विलयन का पीएच 7 है तो उसे हम लोग बोलेंगे उदासीन। ठीक है, उदासीन कहने का मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे आपका एक तरीके से कह सकते हैं पानी। ठीक है, पानी बोल सकते हैं। और 7 से अगर कम किसी भी विलयन का पीएच होगा, थोड़ा सा भी कम होगा, तो वो अम्लीय होता है। इस बात पे भी ध्यान देना है। जैसे नींबू हो गया, दूध हो गया आपका, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो आपको खट्टे दिख जाते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है, और 7 से अधिक जितने पदार्थ होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। तो हम इस पे अभी विशेष बात करेंगे और भी अच्छे से, तब तक हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हो गया था कि 0 यानी अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता यही पता कर सकता है। ठीक है, पीएच क्या करने के लिए होता है, किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता का क्या कर सकता है, पता लगा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि क्षारकीयता को दर्शाते हैं। पीएच क्या करता है, किसी भी अम्लीय पदार्थ, अम्लीय विलयन या क्षारकीय विलयन को क्या करता है, दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। मैंने यहाँ मतलब आपको लिख के भी दिखाया और यहाँ लिखा भी है। देख सकते हैं यहाँ पर कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, जैसे देखिए अगर कोई चीज़ ज़्यादा अम्लीय है तो वो ज़्यादा नीली दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा नीली। जैसे जैसे आप मतलब उसकी अम्लीयता कम होती जाएगी, जीरो अगर हो जाएगा, अगर किसी भी विलयन का पीएच जीरो है तो वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। और जैसे जैसे उसका पीएच बढ़ेगा, 1 होगा तो थोड़ा सा कम अम्लीय होगा, ऐसे 2 3 4 5 6 पॉइंट में जाएगा तो भी बहुत कम अम्लीय होगा। तो वैसे ही जब 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब 7 से अगर अधिक होना शुरू हुआ तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारकीय होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से ऐसा होना, इस कलर में होना शुरू कर जाएगा। इसमें अच्छे से कलर बना नहीं है, अभी हम लोग नीचे कलर देखेंगे, वो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको समझते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। ये मैंने बार बार आपको बातें बताई कि 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 7 से अगर अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, लेकिन 7 से जब थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे 8 पे तो वो कम क्षारीय होगा। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। 14 नंबर वाला सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, लेकिन इसमें उल्टा होता है कि जिसकी वैल्यू बड़ी, जैसे अभी 6 नंबर वाला है तो वो कम अम्लीय होगा, लेकिन 0 की तरफ जाएंगे तो उधर जो है ज़्यादा अम्लीयता वाला विलयन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चार्ट को देखिए। कल इस चार्ट को हम लोग पूरा अच्छे से क्या करेंगे, भरेंगे, लेकिन आज हम लोग इसे यहीं पर छोड़ते हैं और इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। इन रंगों को देखिए, यहाँ क्या है, 7 नंबर पे शुद्ध जल है। 7 नंबर पे क्या है, शुद्ध जल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर बार एग्जामिनेशन में पूछता है। आपको इसे याद करना है कि 7 नंबर अगर किसी का पीएच आ गया, किसी विलयन का पीएच 7 है तो वो शुद्ध जल है। और 7 से अगर कम है पीएच, जैसे 6 है या इससे कम है, तो अलग अलग सबका देखिए पीएच होता है। कोई नींबू के रस का पीएच पूछे, जैसे इसमें अभी चार्ट में ऊपर लिखा था कि नींबू के रस का पीएच बताइए, तो वो सब हमें बताना होगा। तो नींबू के रस का पीएच 2.2 होता है। ऐसे ही कल हम बहुत से पदार्थों का पीएच देखने वाले हैं, तो अभी जितना एनसीईआरटी में दिया तो उतना आप क्या करिए, लर्न करिए। तो नींबू का रस का पीएच 2.2, लगभग 2.2 होता है। लगभग में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कोई नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कोई नींबू थोड़ा बहुत, तो हो जाता है, बैलेंस करना पड़ता है। और जठर रस जो पेट के अंदर आपकी निकलती है आमाशय में, तो उसका जो पीएच होता है 1.2 होता है। ठीक है, और वैसे जो HCl होता है उसका पीएच तो 0 होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बार बार पूछा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा होगा, विलयन का पीएच लगभग 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH बोला जाता है, इसका पीएच आपको 14 देखने को मिलता है। और भी हाँ, कुछ और यहाँ पर देख लीजिए। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं, और जो रंग दिया गया है ये वैसे ही दिया गया है कि मतलब समझ जाइए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है
अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो दुर्बल एवं प्रबल क्षारक आप अब बता सकते हैं कि जो क्या करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं। तो दुर्बल एवं प्रबल क्षारक कहने का मतलब जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल क्षारक कहेंगे। और जो कम जो है हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे उन्हें हम लोग दुर्बल क्षारक कहेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं उन्हें हम लोग प्रबल अम्ल बोल रहे हैं, और जो कम हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं? दुर्बल अम्ल कह रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कम देगा वो दुर्बल होगा, और जो हाइड्रोजन नहीं, आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन जो कम देगा वो दुर्बल होगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन अधिक देगा वो प्रबल क्षारक होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, मतलब पीएच चेक करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अगर हम पीएच किसी भी मिट्टी का चेक कर लें या किसी पानी का चेक करते हैं तो हमें फ़ायदे क्या होते हैं, तो उन्हें हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो संवेदनशील होते हैं भाई। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो उन्हें हम लोग देखते हैं। लिखा कि हमारा शरीर 7 से 7.8, ठीक है, 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब जो भी जीवित प्राणी हैं वो इतने के पीएच के बीच ही उनका जीवन चल सकता है। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आप समझ गए? अम्लीय वर्षा का मतलब क्या? जो 5.6 से अगर कम हो जाएगा उस अम्लीय मतलब वर्षा का जो पीएच होगा, अगर बारिश की जो पीएच होगी 5.6 से उस पानी का अगर पीएच कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि वो जो मछलियाँ वगैरह होती हैं उनका जीवन थोड़ा संकट में हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लगती है और वो अम्लीय भी होता है। तो उनका जीवन बोला गया कि 7 से 7.8 के बीच में अगर जब तक होता है तब तक तो अच्छा ही चलता है। ठीक है, जीवन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये मतलब एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, तो इन्हें ध्यान दीजिएगा आप। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र का नाम आपने सुना होगा। शुक्र जो आपका एक प्लैनेट है, वो क्या है कि शुक्र जो प्लैनेट है उसका जो मतलब वहाँ पर हमेशा अम्लीय बारिश होती रहती है, अम्ल की वर्षा वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि शुक्र वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? तो आप बता सकते हैं कि भाई जहाँ अम्ल की वर्षा होती होगी वहाँ जीवन संभव हो पाएगा। यहाँ मछली जो है उसका थोड़ा सा पीएच कम हो रहा है तो वो नहीं जिंदा रह पाएगी। जैसे आपके नदी का पीएच थोड़ा सा अगर कम हो जाएगा 1-2 पॉइंट तो भी वहाँ पर जीना उन लोगों के लिए संभव नहीं होता है। तो वहाँ पर संभव कैसे होगा ये आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मतलब
क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो होते हैं। पीएच के प्रति संवेदनशील थे ना वो लोग। क्यों संवेदनशील थे? अभी आपने देखा कि जो उनका पीएच था, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उनके जीवन पर संकटें आने लग रही हैं। तो ये आप बता करके बता सकते हैं कि हाँ, पौधे और जीव जंतु भी क्या होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर लिखा ना अच्छे से सारी बातें, ये आपको समझना है कि अच्छी उपज के लिए आपको क्या करना होगा, एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होगी। किसी पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए। कई जगह से आपको मिट्टी को एकत्र करना है एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तब तक के लिए ना आप लोग देखिए और वीडियो को आप लोग शेयर भी करा करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।